हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग केवीएस पीआरटी 2023 परीक्षा के संदर्भ में बाल मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि इस बार आपका केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम जो कि 21 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रस्तावित है। अब की बार केवीएस ने अपना न्यू पैटर्न लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत आप लोगों से वो 180 प्रश्न पूछेगा और उसमें 180 प्रश्नों में से 60 नंबर का आपका बाल मनोविज्ञान का पार्ट होगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो 60 नंबर का बाल मनोविज्ञान है उसके 30 प्रश्नों को हल करेंगे और बाकी 30 प्रश्नों को अगले पार्ट में हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है देखेंगे। पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास से, अगला है सामाजिक विकास से, अगला है भावात्मक विकास से या अगला है नैतिक विकास से। तो दोस्तों, अगर बच्चे की वृद्धि की बात कर ली जाए तो बच्चे की वृद्धि जो होती है वो शारीरिक विकास से संबंधित होती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों, अगर वृद्धि की डिफिनीशन की बात कर ली जाए कि वृद्धि की डिफिनीशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, तो आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। वृद्धि की डिफिनीशन होती है दोस्तों, गर्भावस्था से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई, भार आदि में आने वाले परिवर्तनों को वृद्धि कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हुई वृद्धि की डिफिनीशन। आप लोग इसको सरल भाषा में ऐसे समझिए कि गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक बालक के आकार, लंबाई और भार में जो भी परिवर्तन होते हैं उसको क्या कहा जाता है, वृद्धि। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित होती है, तो बच्चे की वृद्धि होती है शारीरिक विकास से संबंधित। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 में आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को देखना, उसके बाद ही आप लोग इसका जवाब देना, क्योंकि थोड़ा सा केवीएस जो एग्ज़ाम होता है बाल मनोविज्ञान की अगर बात कर लें तो थोड़ी सी टफ आती है। आप लोग थोड़ा अगर अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चनों के जवाब देंगे तो आप बिल्कुल राइट आंसर बताएंगे। देखेंगे क्या है क्वेश्चन। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है देखेंगे। ज्ञान में वृद्धि, अगला है संवेग में वृद्धि, अगला है वजन में वृद्धि, अगला है आकार, सोच समझ और कौशलों में वृद्धि। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना। विकास में वृद्धि से तात्पर्य वजन में वृद्धि होता है। वजन में वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है और ये एक निश्चित समय तक ही होती है। इसलिए वजन में वृद्धि जो होती है वो विकास में वृद्धि मानी जाती है। आप लोग ध्यान रखना। तो दोस्तों, यहाँ से एक और क्या क्वेश्चन निकल के आया, जो वृद्धि होती है ये मात्रात्मक होती है। तो दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन क्या था कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य होता है वजन में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वृद्धि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखेंगे। पहला ऑप्शन है पर्यावरण, अगला है स्वास्थ्य, अगला है आहार, अगला है ये सभी। तो दोस्तों, आप सभी इसका आंसर जानते होंगे कि वृद्धि को प्रभावित करने वाले ये तीनों कारक ही होते हैं। पर्यावरण, स्वास्थ्य और आहार, ये तीनों ही वृद्धि को प्रभावित करते हैं। आप लोग दोस्तों याद रखना, क्योंकि दोस्तों अभिवृद्धि को जो होता है आप लोग और नोट कर लीजिए। अभिवृद्धि या वृद्धि को पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, वंशानुक्रम, ये कारक सभी, वंशानुक्रम भी यहाँ ऐड कर लीजिए। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम ये भी वृद्धि को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह अवधि जो वयस्कता से संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहा जाता है। ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा है कि वह अवधि जो वयस्कता से संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहा जाता है। देखेंगे, पहला ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था, अगला है पूर्व क्रियात्मक अवधि, या अगला है बाल्यावस्था की समाप्ति, या अगला है किशोरावस्था। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग ध्यान देना दोस्तों, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे किशोरावस्था कहा जाता है। और दोस्तों ध्यान देना कि इस अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संक्रमण काल होने के कारण इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। जो ये किशोरावस्था है इसको दोस्तों जीवन का सबसे कठिन काल भी माना जाता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान देना। क्या बताया दोस्तों मैंने कि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उस अवधि को किशोरावस्था कहा जाता है। और किशोरावस्था जो होता है दोस्तों ये जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। और स्टैनले हॉल द्वारा स्टेटमेंट क्या दिया गया था कि जो किशोरावस्था है वे संघर्ष, तूफान की अवस्था बताई है किशोरावस्था को प्रोफेसर स्टैनले हॉल जी ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है। पूछा गया है कि कौन सी अवस्था में सहपाठियों का दबाव सबसे अधिक बच्चों पर पड़ता है। देखेंगे, पहला ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, अगला है उत्तर बाल्यावस्था, अगला है प्रारंभिक किशोरावस्था, या अगला है उत्तर किशोरावस्था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों जो ये उत्तर किशोरावस्था है ये किशोरावस्था के अंतिम चरण है जिसे उत्तर किशोरावस्था कहा जाता है। उत्तर किशोरावस्था जो होती है ये किशोरावस्था का अंतिम चरण होता है जिसे उत्तर किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जो किशोर होते हैं ये अपने सहपाठियों के व्यवहार से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जो उत्तर किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं वो अपने सहपाठियों से अधिकतर प्रभावित होते हैं। इसीलिए जो सहपाठियों का दबाव किस अवस्था में सबसे अधिक पड़ता है तो उत्तर किशोरावस्था में पड़ता है। आप लोग ध्यान देना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया है, आप लोग इसका आंसर बहुत क्लियरली जानते होंगे। देखेंगे, पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, अगला है प्रौढ़ावस्था, अगला है मध्यावस्था और अगला है वृद्धावस्था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था। किशोरावस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। और ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट है स्टैनले हॉल का। स्टेनले हॉल का ये स्टेटमेंट है दोस्तों, आप लोग याद रखना, क्योंकि स्टेनले हॉल ने बताया है कि जो किशोरावस्था है ये संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था होती है। ये स्टेनले हॉल की एक डिफिनीशन है या एक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कौन सा होता है, तो किशोरावस्था होता है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है। देखना दोस्तों, परिपक्वता का एक उदाहरण क्या है कि जब बालक क्या सीखता है। पहला ऑप्शन है चित्रांकन करना, अगला है पढ़ना, अगला है साइकिल चलाना, या अगला है चलना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चलना। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चलना। दोस्तों आप लोग ध्यान देना, जो परिपक्वता होती है ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो परिपक्वता होती है। आप लोग ध्यान देना दोस्तों, और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है और यह विकास और अनुभव के फलस्वरूप आती है। यह विकास और अनुभव के फलस्वरूप आती है। और दोस्तों आप लोग एक चीज़ और याद रखना कि परिपक्वता का एक अगर उदाहरण की बात कर लें तो दोस्तों बालक
जब बालक चलना सीखता है तो प्रारंभ में वह बालक धीरे धीरे चलता है। प्रारंभ में वह बालक धीरे धीरे चलता है, लेकिन बाद में विकास और अनुभव के दौरान उसके चलने की गति तीव्र हो जाती है। दोस्तों, आप लोग सभी जानते होंगे कि जब बालक पैदा होता है तो धीरे धीरे खड़ा होगा, घुटनों के बल चलेगा, फिर धीरे धीरे चलना प्रारंभ करता है। जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे वह धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। इसीलिए परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक चलना सीखता है। यहाँ पे चलना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर दोस्तों परिपक्वता की बात कर ले तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो कि अनुभव जो कि विकास और अनुभव के फलस्वरूप बनती है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चलना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में से क्या शामिल है? दोस्तों ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है? विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है रूप, अगला है दर, अगला है अनुक्रम, अगला है ये सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दर। ऑप्शन नंबर बी, दर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों ध्यान देना कि विकासशील परिप्रेक्ष्य में बाल मनोविज्ञान के समय होने वाला दर परिवर्तन सबसे अधिक चिंता का विषय है। इसीलिए यहाँ पे ये वाला दर वाला ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यही था कि विकास के परिप्रेक्ष्य के समय में साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? तो उसमें क्या शामिल है? दर शामिल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं की बात की गई है दोस्तों, ध्यान देना। पहला ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, अगला है निरंतरता का सिद्धांत, अगला है विविधता का सिद्धांत, अगला है एकीकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर होगा, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। ये दोस्तों कोई सिद्धांत नहीं होता है, लेकिन अगर ये सिद्धांत नहीं होता तो होता क्या है आप लोग नोट कर लीजिए। विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत नहीं होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य टू विशिष्ट होता है, न कि विशिष्ट टू सामान्य। ध्यान देना दोस्तों आप लोग ये चीज, यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत होता है। तो ये वाला यहाँ पे नहीं वाली बात पूछी गई थी, तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। बाकी दोस्तों अगर सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत होते हैं बाकी, निरंतरता, विविधता, एकीकरण का सिद्धांत। दोस्तों आप लोग कहीं नोट कर लीजिए कि विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, ज़्यादातर आप लोगों की किताबों में 10 या 11 सिद्धांत मिलेंगे, तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। पहला होता है दोस्तों समान प्रतिमान का सिद्धांत, नोट कर लीजिए दोस्तों कहीं। अगला होता है विकास की दशा का सिद्धांत, अगला होता है विभिन्नता या भिन्नता का सिद्धांत, अगला होता है निरंतरता का सिद्धांत, अगला होता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बताया। अगला होता है दोस्तों पूर्वानुमान का सिद्धांत, अगला होता है एकीकरण का सिद्धांत, अगला दोस्तों होता है 8 नंबर व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, अगला होता है दोस्तों शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति से भिन्नता का सिद्धांत, अगला दोस्तों होता है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। दोस्तों ध्यान देना, इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। अगला दोस्तों होता है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों ये 11 सिद्धांत मूलतः विकास के होते हैं। आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। क्वेश्चन क्या था? विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो सामान्य, विशिष्ट से सामान्य कोई विकास का सिद्धांत नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत होता है। तो यहाँ पे ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। सीफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। सीफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। पहला ऑप्शन है सिर से पांव की ओर, अगला है निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती अंगों तक, अगला है पांव से सिर की ओर, अगला है दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है
तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 50 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, सिर से पांव की ओर। जो दोस्तों ये सिफेलोकोडल, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? मस्तकाधोमुखी। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? मस्तकाधोमुखी। मस्तकाधोमुखी, धोमुखी। इसका मतलब क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार मानव शरीर का विकास सिर से पांव की ओर होता है। सिर से पांव की ओर होता है, मस्तकाधोमुखी, यानी कि सिर से पांव की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत की बात पूछी गई है, देखेंगे। पहला ऑप्शन है विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। ये पहला ऑप्शन है। अगला है विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। अगला है विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्क्रिया है। अगला ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नताएं बहुत होती हैं। तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये वाली बात पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, विकास एक परिणामात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। ये विकास के सिद्धांत के बारे में कथन गलत है। बाकी ये वाले तीनों सही हैं। यहाँ पे गलत पूछा गया था कौन सा होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान देना, विकास का अर्थ व्यापक है। विकास की अगर डिफिनीशन की बात कर ली जाए तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है कि विकास का अर्थ व्यापक है, शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि विकास भी होता है। ये वाली बात बिल्कुल सही है विकास के संदर्भ में। तो यहाँ पे गलत की बात कही गई थी, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 मिनट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से किसको विद्यालय की में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्न में से किसको विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, अगला है बाल्यावस्था, अगला है प्रौढ़ावस्था और अगला है किशोरावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। दोस्तों ध्यान देना, मानव विकास के क्रम में सामाजिकता का सर्वाधिक विकास बाल्यावस्था में होता है। सामाजिकता के अगर सर्वाधिक विकास की बात की जाए तो वो बाल्यावस्था में होता है, इसलिए बाल्यावस्था को सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन क्या था कि सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है बाल्यावस्था को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान देना कि जो ये बाल्यावस्था होती है ये सामाजिकरण के विकास की सर्वाधिक उपयुक्त अवस्था मानी जाती है, इसलिए बाल्यावस्था को सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। अगला है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी मानसिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। अगला है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। अगला ऑप्शन क्या है दोस्तों? सामाजिकरण एक सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? ये वाली सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, ये वाली बात आप लोगों को बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये वाली बात सही नहीं होगी सामाजिकरण प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, क्वेश्चन क्या है दोस्तों ध्यान देना, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, पहला ऑप्शन है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, अगला है प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, अगला है प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, अगला है प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक। आप लोग सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे। स्कूल बच्चों की सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है यहाँ प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर होगा, बाकी ये तीनों ऑप्शन असंगत होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? कौन सा निष्क्रिय एजेंसी है? ध्यान देना, सामाजिकरण की कौन सी निष्क्रिय एजेंसी है? दोस्तों सीटेट का ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन सीटेट में हर बार पूछा गया है। तो निष्क्रिय एजेंसी की बात की जाए कौन सा है? पहला ऑप्शन है परिवार, अगला है इको क्लब, अगला है सार्वजनिक पुस्तकालय और अगला है स्वास्थ्य क्लब। दोस्तों सामाजिकरण की सबसे निष्क्रिय एजेंसी कौन होगी? आप लोगों को ये बतानी है कि जहां सामाजिकता सबसे कम डेवलप हो, ये वाली बात पूछी गई है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक पुस्तकालय। दोस्तों ध्यान देना, जो परिवार, इको क्लब व स्वास्थ्य क्लब, यहाँ पे परिवार, इको क्लब और स्वास्थ्य क्लब जो लिखा है, ये सामाजिकरण की सक्रिय एजेंसी माने जाते हैं। ये सामाजिकरण की सक्रिय एजेंसी माने जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, सक्रिय एजेंसी क्यों माने जाते हैं? यहाँ व्यक्ति दूसरों के साथ संप्रेषण के माध्यम से सामाजिक बनता है। यहाँ बच्चे के लोग क्या होते हैं, दूसरे से संप्रेषण यानी कि दूसरे से लोगों से बातचीत करते हैं, इसीलिए उनमें सामाजिकता का गुण अच्छे तरीके से डेवलप होता है। लेकिन अगर बात कर ली जाए सार्वजनिक पुस्तकालय की, सार्वजनिक पुस्तकालय में, तो यहाँ पे दोस्तों ये संप्रेषण जैसी चीज़ें अधिक संभव नहीं है। आप लोग जानते होंगे कि वहाँ पे सार्वजनिक पुस्तकालय है, वहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हैं, न कि एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, यानी कि संप्रेषण के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए जो सार्वजनिक पुस्तकालय है, इसको सामाजिकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी माना जाता है। बाकी परिवार, इको क्लब और स्वास्थ्य क्लब ये सामाजिकरण की सक्रिय एजेंसी हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि, प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि पूछी गई है। दोस्तों ध्यान देना, जीन पियाजे की अगर दोस्तों बात कर लें तो जीन पियाजे द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इन्होंने चार अवस्थाएं बताई थी। चार अवस्थाएं बताई थी, कौन कौन सी? पहली बताई थी इन्होंने इंद्रिय जनित कामिक अवस्था या संवेदी कामक अवस्था, अगली बताई थी इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, अगली बताई थी इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अगली बताई थी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इन्हीं चारों अवस्थाओं की इन्होंने एक एक एज बताई थी। क्या बताया था इन्होंने? इन्होंने संवेदीगामक या इंद्रिय जनित कामक अवस्था की एज कितनी बताई थी? 0 से 2 वर्ष। ये वाली जन्म से 2 वर्ष ये बताई थी इन्होंने, इंद्रिय जनित यानी कि फर्स्ट वाली अवस्था की बात बताई थी, एज बताई थी। और 2 से 7 वर्ष ये वाली जो बात लिखी है, ये थी इनकी पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक अवस्था की एज, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 से 7 वर्ष। और दोस्तों बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। और दोस्तों अगर बात कर ली जाए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो इनकी तीसरी अवस्था है, मूर्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज कितनी होती है? इसकी एज होती है 7 से 11। और दोस्तों अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज कितनी होती है? 11 से 15। 11 से 15 आप लोग याद रखना। और जो पहली वाली होती है संवेदी गामक, पहली वाली जो होती है संवेदी गामक, इसकी एज कितनी होती है? 0 से 2। और यहाँ पे प्राक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक, इसकी एज होती है 2 से 7। आप लोग ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? दोस्तों
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखेंगे। पहला ऑप्शन है ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिनमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। अगला ऑप्शन है पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना। अगला है एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। या अगली बात है केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर ही निर्भर रहना चाहिए। या अगला है तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे केवल वाली बात आ गई तो ये वाली बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। इंडिविजुअल कुछ नहीं होता है। पेडागोजी आप लोग सीटेट में हल करके आ रहे हैं, देखते होंगे। यहाँ पे भी केवल वाली बात आ गई, ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और हतोत्साहित नेगेटिव बात हो गई, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जीन पियाजे के संदर्भ में कौन सा क्वेश्चन सही होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिनमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्न सिद्धांतों में से कौन सा बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों, कौन कौन से 4 चरण? संवेदी चालन, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को ये चीज़ बताई है, ये जीन पियाजे द्वारा 4 चरण दिए गए थे। तो पहला ऑप्शन है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। अगला है फ्रायड के मानसिक यौन विकास का सिद्धांत। अगला है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और अगला है कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी इसके पूर्व क्वेश्चन में बताया कि जीन पियाजे द्वारा 4 संज्ञानात्मक विकास के या बौद्धिक विकास के 4 चरण बताए गए थे, कौन कौन से, और उनकी एज भी बताई गई थी। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक। तो ये वाली बात जीन पियाजे के संदर्भ में बिल्कुल सही होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप, प्रारूप को ही बोलते हैं स्कीमा, प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुभव बनने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन एवं नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 58 है ये दोस्तों, 58 नहीं सॉरी दोस्तों 59 है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों समावेशन और अनुकूलन के रूप में। अगला है साम्यीकरण और संशोधन के रूप में। अगला है समावेशन और समायोजन के रूप में। अगला है समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समावेशन और संयोजन के रूप में, समावेशन और संयोजन के रूप में। दोस्तों समायोजन को समायोजन नहीं सॉरी दोस्तों समावेशन है। समावेशन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एसिमिलेशन। और समायोजन को क्या बोला जाता है? एक्मोडेशन। तो दोस्तों अगर बात कर ली जाए समावेशन क्या होता है और समायोजन क्या होता है, ये चीज़ दोस्तों अगर बात कर ली जाए तो जो दोस्तों इसमें पहला समावेशन तथा दूसरा समायोजन है। इसमें समावेशन से क्या तात्पर्य होता है? समावेशन की डिफिनीशन ये होती है कि नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित कर लेना। यानी कि जो नवीन अनुभव हैं उनको पूर्व में बने। जैसे आपके पास एक बच्चे के पास जो पूर्व में अनुभव है और उसने कोई नवीन अनुभव देखा, तो समावेशन क्या होता है? उस अनुभव में एक नई स्कीम को यथावत यानी कि एज इट इज अपने दिमाग में सेट कर लेना, ये होता है समावेशन। और समायोजन
समायोजन दोस्तों क्या होता है कि आपके दिमाग में, किसी बच्चे के दिमाग में पहले से बनी स्कीम्स है मान लो कोई, और उसको नई दूसरी स्कीम से एक मिलती है, उस वो दूसरी स्कीम को अपने स्कीम में यथावत संभव करे तो हो जाएगा समावेशन। और अगर उस पुरानी स्कीम में परिवर्तन कर ले तो उसे बोला जाता है समायोजन। तो वही वाली बात कही गई है कि इसमें यही क्वेश्चन में पूरा डिफिनीशन वही चीज लिखी है दोस्तों कि संशोधन, देखो संशोधन के परिणाम रूप घटित होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया जीन पियाजे से संबंधित है और इसे समावेशन और समायोजन बोला जाता है। तो दोस्तों समावेशन और समायोजन आप लोगों को दोनों चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने दोस्तों अभी बताया कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है समावेशन या आत्मसातकरण। आत्मसातकरण को ही बोलते हैं समावेशन। समावेशन, यहां पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आत्मसातकरण। और दोस्तों अगर यहीं पे क्वेश्चन चेंज कर देता, इसमें यह कहता कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़कर प्रचलित योजनाओं को मतलब चेंज करना किस नाम से जाना जाता है, तो वो होता है समायोजन। यानी कि जो प्रचलित योजना, यानी कि जो आपके दिमाग में पहले से योजना बनी है, अगर उसमें आप चेंजमेंट कर रहे हैं तो वो होगा समायोजन। और आप उस योजना में कोई चेंजमेंट नहीं कर रहे हैं और दूसरी स्कीम को अपने दिमाग में एज इट इज रख ले रहे हैं, तो वो होता है समावेशन या आत्मसातकरण या एसुमिलेशन। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आत्मसातकरण। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा इनमें से किसके द्वारा आरंभ की गई। आंतरिक भाषण, अंतरिम भाषण नहीं दोस्तों, आंतरिक भाषण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई। पहला ऑप्शन है पियाजे, अगला है चॉम्स्की, अगला है वाइगोस्की, अगला है स्किनर। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, वाइगोस्की। वाइगोस्की की थ्योरी दोस्तों मैंने आप लोगों को बताई है। वाइगोस्की जी ने आंतरिक भाषण या आंतरिक भाषण को बोलते हैं इनर स्पीच। आंतरिक भाषण को किस नाम से बात जानते हैं, इसको बोलते हैं इनर स्पीच। इनर स्पीच, स्पीच। और दोस्तों इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत वार्ता। प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच ये वाइगोस्की द्वारा दी गई थी, आप लोग याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। तो दोस्तों यहां पे किस मनोवैज्ञानिक द्वारा आंतरिक भाषण की अवधारणा दी गई, तो वो वाइगोस्की द्वारा दी गई। आंतरिक भाषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनर स्पीच। और इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच अगर दोनों की बात कर ली जाए, इनके जन्मदाता कौन है, तो वाइगोस्की जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। सांस्कृतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत सर वाइगोस्की द्वारा, लेव वाइगोस्की द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे। पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, अगला है बीएफ स्किनर, अगला है यूरी ब्रेनर, अगला है लेव वाइगोस्की। तो दोस्तों सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, ये लेव वाइगोस्की जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो वाइगोस्की के अनुसार जो होता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होता है। जो उनका संज्ञानात्मक विकास होता है, वाइगोस्की के अनुसार कहना है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से ही प्रभावित होता है, ये वाइगोस्की जी ने कहा है। दोस्तों आप लोग इसको ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आकलन के बारे में कौन सा कथन सही है पूछा गया है दोस्तों, ध्यान देना। आकलन के बारे में, आकलन के बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। ये पहली बात हो गई। अगला ऑप्शन है, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। अगला ऑप्शन है,
आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। ये अगला ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है, आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसका भय और चिंता का संचार न हो। तो ये वाली बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। आकलन के संदर्भ में कि केवल स्मरण शक्ति की बात जैसी बात कोई नहीं होगी दोस्तों। ये वाला ऑप्शन तीसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? ये 63। क्वेश्चन नंबर 63 है। 63 आकलन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, ये वाली बात आप लोगों को बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कथन सही है। एक मिनट दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 63 का पहला का है, एक ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा और चौथा। थोड़ा सा दोस्तों इसके विकल्पों में हेर फेर है, आप लोग इसको स्किप कर दीजिए। देखते हैं, अच्छा एक बार फिर ट्राई करते हैं। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। अगला क्या है? ये वाली बात तो बिल्कुल सही हो सकती है। अगला है, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। ये वाली बात भी सही है। अगला क्या है? आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का होना चाहिए। सही बात है कि केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। और क्या दिया है अगला? आकलन तब तक उद्देश्य से पूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसका भय और चिंता का संचार ना हो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये वाला पहला और तीसरा। यानी कि ये वाली बात बिल्कुल सही है और ये वाली बात, ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला और तीसरा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षक की सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? पहला ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शनकारी कार्ड रखने में। अगला है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता मूल्यांकन करने में। अगला है कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में। अगला है शिक्षक के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। शिक्षकों की किसमें सहायता करता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता तथा मूल्यांकन करने में। ये वाली बात आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? अच्छे शिक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है? अगला पहला ऑप्शन है स्वेच्छाचारी। अगला है जनतांत्रिक। अगला है सहानुभूतिपूर्ण। अगला है वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, स्वेच्छाचारी। दोस्तों ध्यान देना, स्वेच्छाचारिता शिक्षण वातावरण की अच्छे शिक्षण की विशेषता को नहीं मानी जाती है। दोस्तों जो ये स्वेच्छाचारिता होती है, ये अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं मानी जाती है। बाकी तो यहाँ पे नहीं ही पूछी गई थी, तो ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी। लेकिन दोस्तों बात कर ली जाए अगर कि अच्छे शिक्षण की विशेषता कौन कौन सी होती हैं, अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या चाहिए? तो दोस्तों सहानुभूति, जनतांत्रिक, वांछनीय सूचनाएं देने वाला, इसके साथ साथ जो सहयोगात्मक तथा वांछनीय सहयोगात्मक, ये भी हो जाएगा सहयोगात्मक। ये सारी बातें अच्छे शिक्षण की विशेषता मानी जाती हैं। स्वेच्छाचारी ये वाली बात गलत हो जाएगी और गलत ही पूछी गई थी, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शैक्षणिक विश्लेषण के पूर्व सक्रिय चरण में शामिल है? पहला
पहला मतलब पार्ट है सीखने के परिणामों को बताते हुए, अगला है प्रवेश क्षमताओं का पता लगाना, अगला है सीखने के प्रकार की पहचान करना। तो क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शैक्षणिक विश्लेषण के पूर्व सक्रिय चरण में शामिल हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये तीनों, ये सीखने के परिणामों को बताते हुए, अगला है प्रवेश क्षमता का पता लगाना, अगला है सीखने के प्रकार का पहचान करना। ये तीनों ही जो होते हैं ये शैक्षणिक विश्लेषण के पूर्व सक्रिय चरण में शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, मनोचिकित्सक डोमेन से क्या तात्पर्य है। मनोचिकित्सक डोमेन से क्या तात्पर्य है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है मानसिक कौशल, अगला है शारीरिक विकास, अगला है भावनात्मक विकास, अगला है मानसिक या शारीरिक कौशल। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मानसिक या शारीरिक विकास। दोस्तों ध्यान देना, जो मनोचिकित्सक डोमेन होता है इसका एक अन्य नाम क्या होता है, मनोचालक पक्ष। या दोस्तों इसका संबंध किससे होता है, मानसिक और शारीरिक कौशल से। जो ये वाली बात लिखी है, मानसिक और शारीरिक कौशल से इसका संबंध होता है। दोस्तों बात कर ली जाए तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो मांसपेशीय क्रियाएं होती हैं इन पर बल दिया जाता है। इसमें मांसपेशीय क्रियाओं पर बल दिया जाता है। और दोस्तों जो ये मनोचिकित्सक डोमेन होता है इसके शैक्षिक उद्देश्य का जो वर्गीकरण ये किया था, किसने किया था, सिम्पसन ने किया था। ये अगर किसके द्वारा दिया गया, ये चीज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, सिम्पसन द्वारा। सिम्पसन ये पा है दोस्तों, ये दोस्तों सिम्पसन द्वारा दिया गया। और 1966 में ये सिम्पसन द्वारा दिया गया। ध्यान देना, जो ये मनोचिकित्सक डोमेन या इसका एक अन्य नाम है मनोचालक पक्ष, ये सिम्पसन द्वारा 1966 में दिया गया। और इसके अंतर्गत होता क्या है, मानसिक और शारीरिक कौशलों का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दिया सिम्पसन द्वारा गया 1966 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, सीखने के उद्देश्य के सर्वोत्तम पायदान पर है। सीखने के उद्देश्य में सर्वोत्तम पायदान पर क्या माना जाता है। पहला ऑप्शन है समझ, अगला है प्रयोग, अगला है मूल्यांकन, अगला है विश्लेषण। तो दोस्तों सीखने के उद्देश्य के सर्वोत्तम पायदान किसका माना जाता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी मूल्यांकन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात कर ली जाए कि मूल्यांकन के उद्देश्यों में सर्वोत्तम, इसके चरण कितने होते हैं, इसके चरण होते हैं 6। इसके चरण होते हैं 6। पहला होता है ज्ञान, फिर होता है बोध, फिर होता है अनुप्रयोग, फिर होता है विश्लेषण, फिर होता है संश्लेषण, फिर अंत में होता है मूल्यांकन। तो सबसे सर्वोत्तम चरण कौन सा होता है दोस्तों, मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सीखने के उद्देश्यों का सर्वोत्तम पायदान पूछा गया तो सर्वोत्तम पायदान हो चुका है मूल्यांकन। अगर सबसे निम्न पायदान के तो कौन सा होता है, ज्ञान पहला। और इसके चरण की बात कर ली जाए, सीखने के उद्देश्य के चरण कितने होते हैं, तो वो होते हैं 6। आप लोग दोस्तों याद रखना, इसमें ये सीखने के संज्ञानात्मक उद्देश्यों के 6 स्तर होते हैं। सीखने के संज्ञानात्मक उद्देश्यों के 6 स्तर बताए गए हैं, ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि का लाभ है। पहला ऑप्शन दिया है प्रोजेक्ट क्रियाकलापों के लिए रुचि तथा प्रेरणा स्वतः उत्पन्न किए जाते हैं तथा विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति मोहित करने के लिए किसी बाह्य बल या अनुयन विनय की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला स्टेटमेंट क्या दिया है, यह विद्यार्थियों को उनके भविष्य के जीवन की तैयारी में मदद करती है। तो ये देखा गया है, देखेंगे। पहला है पहला और दोनों, यानी कि ये दोनों बातें सही हैं। अगला है ना तो पहला ना तो सेकंड,
मतलब ये दोनों बातें गलत हैं। अगला है कि केवल पहली बात सही है, या अगला है कि केवल सेकंड कथन सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ये दोनों बातें सही हैं। जो प्रोजेक्ट प्रणाली के अंतर्गत ये वाली दोनों बातें सही हैं दोस्तों। कौन कौन सी? पहला जो स्टेटमेंट दिया है और दूसरा। दोस्तों आप लोग ध्यान देना, ये प्रोजेक्ट विधि आप लोगों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट विधि किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई किलपैट्रिक द्वारा। किलपैट्रिक या प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है दोस्तों? ध्यान रखना आप लोग, इसके प्रतिपादक या इसके जन्मदाता हैं विलियम किलपैट्रिक। आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। बाकी आज हम लोगों ने 30 प्रश्न किए हैं, बाकी 71 से और 100 तक हम लोग अपनी कल की क्लास में दोस्तों करेंगे। उम्मीद देखते हैं। आखिरी अंतिम क्वेश्चन क्या है? व्याख्यान विधि का एक लाभ है कि, व्याख्यान विधि का एक लाभ क्या है? पहला ऑप्शन है समस्या सुलझाने को सुगम बनाता है। अगला है विद्यार्थियों में उच्च अधिग्राह्यता होती है। अगला है एक लघु अवधि तथा तथ्यात्मक सूचना का एक बड़ा भाग प्रकट करता है। अगला है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक लघु अवधि में तथ्यात्मक सूचना का बड़ा भाग प्रकट करता है। ये व्याख्यान विधि का एक लाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बाल मनोविज्ञान के। दोस्तों आप लोगों के केवीएस के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि परीक्षा में ज़्यादा समय अब बचा नहीं है। तो दोस्तों आप लोग जितनी अच्छी प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना ही आप लोगों को लाभ मिलेगा। दोस्तों आप लोग ये भी समझिए कि बाल मनोविज्ञान आपके पेपर में 60 नंबर की आ रही है। अगर आप लोग यहाँ पे अच्छे नंबर गेन करेंगे तो आप अपनी परीक्षा में बिल्कुल अच्छे अंक पाएंगे। ये दोस्तों मैं दावे के साथ बोलता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आप लोग तब तक प्रैक्टिस सेट हल करिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। चैनल को, वीडियो को दोस्तों शेयर भी करिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।